सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शोएब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। जी जनाब, तो आज 25 मार्च है, वो दिन जब पाकिस्तानी कौम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ था, जब पाकिस्तान ने दुनियाए क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वो दिन जब हम दुनिया को बता दिया था हम लोगों ने कि हम किसी से कम नहीं हैं। और आज ही के दिन ठीक 30 साल पहले पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। और आज ही के दिन कप्तान इमरान खान को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना था, और आज ठीक 30 साल बाद एक और इम्तिहान उनके सामने खड़ा है। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज शुरू होने जा रहा है। इस इजलास पर भी बात होगी, लेकिन पहले नजर बड़ी खबर पर। 25 मार्च का दिन खान साहब की जिंदगी में वापस आ गया। 30 साल पहले क्रिकेट के मैदान में सुरखरू हुए, क्या ऐवान में भी सुरखरू हो पाएंगे? मासूम ज़ियाउद्दीन चला गया, मुआशरे के लिए सवाल छोड़ दिया। जस्टिस फॉर ज़ियाउद्दीन पूरी कौम का मुतालबा बना हुआ है। हर साल 13 लाख अफराद ट्रैफिक हादसात में जिंदगी गंवा देते हैं। पाकिस्तानी नौजवान ने ऐप के जरिए ये जिंदगियां बचाने का बीड़ा उठा लिया। इन बासलाहियत नौजवान से भी आपकी मुलाकात होगी आज के शो में। और अहाद रज़ा मीर सज्जल अली की तलाक की खबर ने फैंस को सदमे में डाल दिया। खबर देने वाले खबर पर डटे हुए हैं, लेकिन लोग यकीन करने को तैयार ही नहीं। तमाम व्यूअर्स को आज जुमा मुबारक हम कहेंगे, और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक कौमी असेंबली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। इस इजलास को गैर मामूली करार दिया जा रहा है। वर्दा जी बिल्कुल, ये इजलास कहा जा रहा है कि इतना ये खास नहीं है, लेकिन इसका फैसला इसी इजलास में होगा। रिवायत की बात करें अगर, तो उम्मीद यही है कि आज का इजलास पीटीआई के रहलत करने जा रहा है। रुकन ज़मान और अगज़ई के लिए फातह ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा, और पीर को तहरीक अदम एतमाद पर बाकायदा कार्रवाई होगी। अलबत्ता अपोजिशन की जानिब से खबरें ये भी आ रही हैं कि वो आज के इजलास में अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम अरकान को इजलास में शरीक होने की हिदायत जारी कर दी गई है, जो कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। मैं आपको बताऊं कि आज पावर शो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ जो ट्रम्प कार्ड्स का जिक्र कंटिन्यूसली वजीर आजम भी कर रहे थे, ऑपोजिशन भी कर रही थी कि हमारे पास भी बड़े सीक्रेट कार्ड्स हैं, तो वो कार्ड्स आज शो नहीं हो रहे हैं। तो आज तो वो शो नहीं छुपाए जाएंगे, मंडे को दिखाए जाएंगे। वो तो वैसे वजीर आजम साहब ने कहा है कि वो एक दिन पहले शो करेंगे या फिर उसी दिन शो करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी कह रही है कि उनके पास भी बहुत बड़ा सरप्राइज है गवर्नमेंट के लिए। अब देखना ये कि सूरत हाल क्या है। आपको क्या लगता है तलहा, क्या सूरत हाल से कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई? जैसे हमने एक दफा जिक्र किया था शुरू में कि एक फिल्म सी है, हम बहुत क्लाइमेक्स के करीब पहुंच गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एंड में एक ट्विस्ट आएगा। ये डिस्कशन हम जारी रखेंगे। वर्दा, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वफाकी वजीर IT शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बड़ा अहम दिन है आपके लिए और आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, नून लीग लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रही है। मौलाना ने भी 27 को तमाम जमातों को इस्लामाबाद आने का कह दिया है, और इसी दिन PTI भी डी चौक पर जलसा करने जा रही है। कैसे संभालेंगे आप सबको, क्या प्लान है? देखिए, अपोजिशन का तो बुनियादी मकसद है कि वो अपने एक नाकाम कॉल को वो कामयाब करने के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें। उनका तो मकसद यही है कि पराए उसमें MLA में जो है तो ये भी घुसकर और ये भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। लेकिन हुकूमत जो है तो उसको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमन और अमान को कायम रखें, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम तमाम कानूनी जो अपनी हमारे पास ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करेंगे। कुछ टेक्निकल आवाज कुछ खराब हो रही है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे शायद जी, लेकिन यकीनन
आ गई शायद आवाज़ जी, शायद आवाज़ आ गई जी। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है आपसे फराज साहब कि बताइए कि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हुकूमती हलकों में जो परेशानी नज़र आ रही थी वो परेशानी OIC कॉन्फ्रेंस के बाद एतमाद में तब्दील हो गई है। आप क्या लगता है कि इंटरनल कुछ मामला तय पाए गए हैं, कुछ तब्दीलियाँ आई हैं इंटरनली? देखिए कुछ को होगी, लेकिन हम सारे जो मेजॉरिटी थी उनको परेशानी नहीं थी। एक तो ये है कि हम समझते हैं कि हम एक इखलाकी कुव्वत हमारे साथ है, और दूसरा ये कि जो अपोजिशन ने जिस तरह से आपको एक्सपोज किया है मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पे अभी जिस तरह के वो इक़्तिदार बांटने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को ओहदे भी दे दिए, लेकिन आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा और ना उसके बारे में कुछ सोचा भी। तो जाहिर है कि हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर से हमारा कॉन्फिडेंस जो है तो हमारे अपने लीडर से हम ड्रॉ करते हैं, और हमारे जो लीडर हैं कप्तान इमरान खान, वो हमारे बुनियादी तौर पर हमारे कॉन्फिडेंस के की वजह है, और हम इंशाल्लाह जो है तो इनको ये एक जंग है जो कि हमने ये शबली साहब ने फरमाया कि वो कॉन्फिडेंस लेते हैं अपने लीडर इमरान खान से, और इमरान खान कॉन्फिडेंस ले रहे हैं इस वक्त असेंबली से। खैर आप ये बताइए, आपने एतमाद की बात की, लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई वजह भी होती है? अंदरूनी खाना कुछ कहा जा रहा है कि कुछ चल रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, ऐसा तो नहीं? वो तो ज़ाहिर है मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा टेलीविजन पर, लेकिन हमारे एतमाद की बड़ी वजूहात है। सर इसका मतलब कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है? बिल्कुल ऐसी ही समझ ले। ये बताइए, OIC कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन की धमकी के बाद आपने दावा किया था कि अपोजिशन एक कॉल पर लेट गई। क्या ऐसी ही कोई कॉल फिर से तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी आ सकती है? देखिए पहली बात तो ये है ना कि ये कहते रहते हैं कि जी हम आलमी सतह पर तनहा हो गए हैं। देखिए 57 मुल्कों को इकट्ठा करके उनको बिठाया, पाकिस्तान में लाए, बुलाया और सब आए, तो ज़ाहिर है कि उसकी एक तो जो कामयाबी है वो भी अपोजिशन को नहीं हजम हो रही। वो कि बिलावल भुट्टो ने पूरी कोशिश की इसको सबोटाज करने की, और अपोजिशन जमातों ने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, और इससे जो है तो हमारा ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क का एक मकाम मिला है, और समझते हैं कि इंशाल्लाह ये लेकिन शिबली साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कॉल से मुतालिक सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि क्या तहरीक अदम एतमाद से पहले भी कोई ऐसी कॉल आई थी, या फिर अपोजिशन को इस तरह की कॉल दोबारा OIC के इजलास से पहले जैसी गई थी दोबारा वैसी जा सकती है? देखिए जी, हम तो हमारा भरोसा अवाम पर है और अल्लाह ताला पर है, और हम समझते हैं कि हमारा चूँकि हमारी जो कॉज है, हमारी जो हुकूमत है वो सही रास्ते पे चली हुई है, और जो भी लोकल जो कि अलाकार हैं, बैरूनी कुव्वतों के कुछ जमातें, वो इसको सबोटाज करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो भी सपोर्ट करेगा, चाहे वो इदारे हों, जो भी हों, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। आज चलते हैं राव रिजवान की जानिब। राव हमारे साथ अभी शिबली फराज मौजूद थे लाइन पर, उन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ बैरूनी कुव्वतें भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं। आप ये बताएं, आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? क्या MNAs वहाँ और वज़रा रेड जोन की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताइएगा कि कहा जा रहा था कि जब वो जाएंगे तो हुजूम खड़ा होगा, लोग जमा होंगे। व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ राव? जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से जो है जो MNAs हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन जाने वाले तमाम रस्तों को जो है बंद कर दिया गया है, बावर टायर लगाई गई हैं, उसके बाद जो है बैरियर रखे गए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को खसूस तौर पर तैनात किया गया है। इस टाइम D चौक में भी जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। किसी किस्म जो रेड जोन का एरिया है उसमें दफ़ा 144 का नफाज है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को रेड जोन के इलाके में दाखिले की इजाज़त हरगिज़ नहीं
नहीं होगी। जो सरीना चौक है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, नादरा चौक को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस समय डी चौक में खड़ा हूँ, डी चौक को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। सिर्फ एक एंट्री पॉइंट जो है मारगरा रोड का एंट्री पॉइंट है उसको खोला गया है और लोगों की सख्त तरीन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद और कार्ड देखने के बाद जो है इजाज़त दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जो MNAs हैं उनके ज़ाती जो गार्ड्स हैं उनको भी जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा रही है। फुल पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में OIC की जैसे तातीलात थी और आज जो है दफातर खोले जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का बड़ा हजूम दाखिल नज़र आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर दफातर जो है वो रेड जोन के इलाके में है, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता एंट्री पॉइंट दिया गया है मारगरा रोड का, उसके बाद जो है इजाज़त दी जा रही है। तो लोग भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं काफ़ी जगहों पे। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया का यही कहना है कि आज जो इजलास होने जा रहा है वो हंगामा खेज इजलास है जिसकी वजह जो है किसी किस्म का सिक्योरिटी खर्चात वो सिक्योरिटी खर्चात को दूर करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो इस कौमी असम्बली और सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक सर्कुलर जारी किया गया है कि इजलास के दौरान कोई भी जो मुलाजमीन है वो अपने काम के अलावा कहीं इधर उधर फिरते हुए नज़र आते गए तो उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। तो सिक्योरिटी के तो तकरीबन तमाम इंतजाम मुकम्मल है। कौमी असम्बली का इजलास जो है दिन 11 बजे होगा। उससे पहले जो है मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी पार्लियामेंट हाउस में अपना इजलास बुलाया है। 10 बजे करीब वो अपना इजलास करेंगे, लाहेमल तैयार करेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले इजलास शुरू होने के बाद जो है तिलावत कुरान पाक के बाद जो है मरहूम जो रुकन कौमी असम्बली PTI के हैं और जई साहब उनके लिए जो हंगू से उनका ताल्लुक था उनके लिए फातह ख्वानी की जाएगी। उसके बाद जो है तकरीबन 152 अफराद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं। तो उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। सॉरी टू इंटरप्ट राव, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आपने अभी कहा कि ताज़ियत के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स तो यही आ रही थी कि 28 तारीख को इजलास होगा नो कॉन्फिडेंस के जिसमें वोटिंग की जाएगी। आज ताज़ियत के बाद इजलास मौखर कर दिया जाएगा, ऐसा ही है रहा? जी, सुनने में ये आ रहा है कि अपोजिशन अपनी पूरी कोशिश करेगी कि करारदाद पेश करे। उनका ये कहना है कि 152 अफराद जो हैं उस करारदाद जो है वो पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक के तिलावत कुरान पाक के बाद जो है जो आगे की जो इजलास जो है मौखर कर दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन उससे पहले राइट राव, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। क्या होगा आज के इजलास में? क्या ऑपोजिशन पावर शो दिखाने में कामयाब होगी कुंडी साहब? बिल्कुल आज सेशन होगा और हमारी ये ख्वाहिश है कि दुआ के बाद जो है हमारी जो मोशन अदम एतमाद की हमने जमा कराई है उसको जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। स्पीकर अपनी पूरी कोशिश करेगा, जैसे उसने पहले भी आइन शिकनी की है, आइन के मुताबिक उसने इजलास अपने टाइम पे नहीं बुलाया। आज वो फिर एक दफ़ा भागने की कोशिश करेगा, दुआ के बाद सेशन में ज्वाइन करने की कोशिश करेगा और भागा। तो मेरी तो अपनी ज़ाती तजवीज़ ये है अपोजिशन जमात का, आज अगर स्पीकर ने इस तरह का काम किया तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो है वो अब गैर जानिबदार नहीं है। क्योंकि जब एक स्पीकर PTI के वक्त में अपने MQM और मुस्लिम लीग काफ के पाँव पड़े और उससे वोट मांगे इमरान खान के लिए, तो वो अपनी कुर्सी के साथ उसने उस कुर्सी की तज़ीक की है और उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक करनी। लेकिन फैसल साहब, अगर देखा जाए, तारीख पर नजर डाली जाए तो हर स्पीकर किसी ना किसी सियासी जमात से वाबस्ता होता है और वो हमेशा थोड़ा बायस रहता है, उनकी इंक्लिनेशन, और वो एक पार्टी की साइड जरूर लेता है। आप भी स्पीकर रहे हैं एंड आई एम श्योर कई जगहों पर आप पर भी तनकीद होती होगी कि जी आप पीपल्स पार्टी की साइड ले रहे हैं, तो ये तो एक नेचुरल सा अमल है। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स थी फैसल साहब कि आज का इजलास ताज़ियत के बाद मौखर हो जाएगा, औरंगज़ेब साहब की ताज़ियत के बाद मौखर हो जाएगा और फिर मंडे को इजलास बुलाया जाएगा। ऐसा ही मुमकिन है कुंडी साहब? देखे, मेरे साथ स्पीकर फहमीदा मिर्जा रही है। आप आज उनसे पूछे फहमीदा मिर्जा से कि हम लोग कब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में गए हैं, कब हम लोगों के घरों पे गए हैं और उनको कहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें या ये करें या वो करें। हमने कभी ऐसा एक्ट नहीं किया। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, बिल्कुल पार्टी की तरफ से आते हैं, लेकिन ये काम स्पीकर का नहीं होता कि वो जाकर पार्लियामेंट लॉज से दरवाजे खटखटाए और अपनी पार्टी के लिए जो है वो वोट मांगे।
जहाँ तक आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं दुआ के बाद, क्योंकि पहले भी उन्होंने काफ़ी लेट किया, सब OIC के पीछे छुपे, कभी क्या किया, इनके पास तो मेंबर्स हैं, फिर क्यों छुप रहे हैं? तो हम तो कहते हैं सिर्फ मोशन उसको रीड करके उसको अडॉप्ट करो, उसके बाद जाके मंडे को खैर उसके ऊपर डिपेंड करो। यार कल सेशन क्यों नहीं होता? कोई आपने कोई इतना ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सैटरडे संडे ऑफ लेने हैं। क्या वजह है कि आपने सैटरडे संडे ऑफ लेना है? जब ज़रूरी इशूज़ होते हैं, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहे हैं, तो आप क्यों ये चीज़ कर रहे हैं? आप कल सेशन कर लें, कल और परसों क्या मतलब है कि आपने छुट्टियाँ नहीं है? फैसल साहब, कल और परसों छुट्टियां ली हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है? मुझे बताइएगा जरूर ये, क्योंकि यकीनन इन दोनों दिनों में जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, PTI भी पावर शो कर रही है, ऑपोजिशन भी कर रही है। अगर इन 2 दिनों का टाइम बाय कर लिया जाता है तो इसका मकसद क्या होगा? हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करे, क्योंकि इनके पास मेंबर्स पूरे नहीं हैं, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनके अपने मेंबरान इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये टाइम बाय कर रहे हैं कि शायद हम अपने इत्तेहादियों को मना लें, अपने मेंबरान को मना लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब वो जो है वो चीज़ अब इनके जो है वो गुजर गई है, जो मनाने वाली बात थी या उनको राज़ी करने वाली बात थी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से 4 साल अपने इत्तेहादियों को चलाया, अपने मेंबरान के साथ ज्यादती की, मुझे नहीं लगता कि अब ये उनके पास वापस जाने को तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अब इस वक्त रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंचेस ये चाहती हैं वर्दा कि 2 दिन में वो अपना पावर शो करें, रूठे हुए को मना लें और आज वोटिंग ना हो। अब लेकिन देखना ये कि होगा क्या, कि लेकिन वोटिंग का दिन तो आज ही डिसाइड होगा ना कि करना कब है, होगा क्या, कौन कौन से अरकान सामने आ रहे हैं, कौन से नहीं आए। लेकिन ये भी एक तरफ चीज़ सामने आ गई है कि मुनहरिफ अरकान को वोट डालने की इजाज़त तो है ही है, लेकिन अब उनका वोट काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये देखना। लेकिन आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ऑपोजिशन अपने ख्वाब पूरे कर पाएगी, क्या आज ये अमल हो पाएगा वोटिंग का? नहीं, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। टफ टाइम तो है, जब स्पीकर के हाथ में सब कुछ है और वो यकीनन एडजर्न कर देंगे इजलास को और फिर मंडे तक बात चली जाएगी। 2 दिन जलसे होंगे, पावर शो होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर्स होगी और सबको ब्रेन वॉश किया जाएगा और फिर बोला जाएगा इसको वोट दो, इसको वोट दो, इतने पैसे लो, इतने पैसे लो। अभी भी यही रहा है तला कि इधर वोट दें, इसको वोट दें, लेकिन जितना जल्दी वर्दा ये खत्म हो रही है, हाँ ये जितना जल्दी ये खत्म हो, आगे बढ़ते हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनाब। जैसे हम अभी ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, तला अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, तो ऐसे अगर हम ओपिनियन बिल्डिंग की बात करें तो ये एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों की राय बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यकीन जानिए। और यही फार्मूला हमारी सियासी जमातें समझ चुकी हैं और वो यही हथियार अपना रही हैं सियासत के मैदान में। आमने सामने तो ये सोशल मीडिया पे आ ही रही हैं, लेकिन उनके दरमियान असल जंग सोशल मीडिया पर ही लड़ी जा रही है। अपने अपने नैरेटिव दिए जा रहे हैं जिसके ज़रिए तमाम जमातें अवाम को अपने अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश कर रही हैं। जी, तो ये पैकेज देखा आपने तो इसे यही साबित होता है, और ये बात हम सबको बहुत अच्छे से बखूबी पता है कि सोशल मीडिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है किसी भी बात को मनवाने के लिए। जब तमाम लोग एक तरफ हो जाएं, पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, कमेंट ज़्यादा आ जाएं, तो समझ जाएं कि भाई अगली पार्टी जीत चुकी है। हमारे मुल्क में बढ़ता वैसे बहुत सारे लोगों को मीडिया पे आने का शौक होता था और हमेशा कहते थे हमें टीवी पे आने का शौक है। सोशल मीडिया ने उनको आवाज़ दे दी, हर इंसान के पास आवाज़ आ गई, लेकिन आज़ादी इजहार राय आने के बावजूद उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ना। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन है वर्दा? हमारे साथ असद बेग मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है भाई सोशल मीडिया का। लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था हम बात करेंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट असद बेग से, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद बताइएगा ये सोशल मीडिया का क्या है चक्कर सिलसिला, ये क्या है, क्यों अगर कोई भी नंबर या व्यूज़ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बढ़ जाते हैं तो वही पूरी दुनिया का फैसला हो जाता है? देखिए इसको 2 तरीके देखने के, मैं अगर बहुत सिंपली आपको बता सकूं। एक तो तरीका ये है कि जब भी आप किसी किस्म की कैंपेन करते हैं या पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं तो उसको आम ज़बान में या आम निगाह में बुरे तरीके से नहीं देखा जाता। मसलन कोई जलसा हो रहा हो या कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही हो तो उसको लोग बुरा नहीं समझते, और वो एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन राइट भी है कि आप आप अपने वोटर से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं।
लेकिन उसी के दूसरा रुख अगर हम देखें और वो ये है कि आप एक जगह कैप्चर कर लें, मसलन एक पार्क है और उस पार्क में आपने पैसे दे के लोग बुला लिए और इतने सारे लोग बुला लिए हैं कि किसी और की जगह नहीं बची, तो उसको आप कहेंगे कि ये ग्रे एरिया है। अब यहाँ पे ये इलीगल भी नहीं है, लेकिन ये एक अनफेयर एडवांटेज भी है किसी एक आदमी या औरत को, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पैसे हैं, और उन पैसों का इस्तेमाल करके वो इस जगह को जो कि पब्लिक स्पेस है उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इसी तरह से ही आप डिजिटल स्पेसेस को भी देख सकते हैं। तो एक तो डिजिटल स्पेस में वो एलिमेंट है कि लोग कैंपेन कर रहे हैं अपने लीडर्स के बारे में या अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है और बहुत फेयर राइट है। तो एक तो वो है, लेकिन दूसरा तरफ ये भी है कि उसको अनफेयरली अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, पैसे दे के टीम्स बना रहे हैं, अपना नैरेटिव एक बिल्ड करने की अनफेयर कोशिश कर रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़ जिसको हम झूठी खबरें कहते हैं, उसकी बेसिस पे एक किस्म का टेक ओवर होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम अनफेयर नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। और वो मेरे ख्याल से अब इस वक्त टाइम आ गया है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में देखना चाहिए। 2018 में भी हमने बहुत शोर मचाया था कि हम ये तो पॉलिटिकल कैंपेन्स पे तो इलेक्शन कमीशन नज़र रखता है, लेकिन जो डिजिटल कैंपेन्स हो रही होती हैं उस पर अभी तक कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन या बाकी इदारे उस पर नज़र रखें। तो हमने उस वक्त भी कहा था और मैं इस दफ़ा भी कहूँगा कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे 2023 में, उससे पहले कोई ऐसा तरीका वज़ा करना चाहिए कि फॉर्मली जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, जो कि ऑनलाइन स्पेसेस में हो रही हैं। सही है, जबकि ये सारी कैंपेन्स जो होती हैं ये पेड कैंपेन्स भी होती हैं, लोगों को ये पता होता है, लेकिन फिर भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते? जहाँ ज़्यादा नंबर्स होते हैं उस तरफ झुकाव कर लेते हैं। देखिए, पेड कैंपेन्स भी हो सकती हैं, लेकिन आप सही कह रही हैं कि ज़्यादातर कैंपेन्स जो हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स कहते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव बिल्डिंग होती है एक तरीके से। उसका मतलब ये है कि आपने एक टीम एंगेज की होती है और वो टीम आपका नैरेटिव जो है वो करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, ये बड़ा एक सिंपल सा आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिसका पलड़ा भारी होता है या जो आवाज़ ज़्यादा पावरफुल होती है, आप बाज़ार में भी कभी जाएँ तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई एक वेंडर खड़ा होके, एक रेडी वाला खड़ा होकर ज्यादा ऊंचे आवाज लगा रहा होगा, तो आप देखिएगा कि उसके आसपास ज्यादा शायद लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वही वाली बात हो गई जैसे कि हम कहते हैं सोशल मीडिया पे कि जिसका सबसे ज्यादा हैशटैग ट्रेंड में आ जाए वही चीज ट्रेंड में आ जाती है। हमें देखने की जरूरत पे ये पड़ेगी कि क्योंकि ये देखिए इसमें पैसे लगते हैं, अगर आप डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं तो वो मुफ्त नहीं हो रहा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि बिलबोर्ड्स या बाकी तरीके से पैसे किस तरह लगाए गए हैं और कितने पैसे लगाए गए हैं और उसकी एक लिमिट है, तो इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए और ये भी उसी लिमिट के अंदर फॉल करना चाहिए। ये अनलिमिटेड कैंपेनिंग या अनलिमिटेड पैसे, इस पे मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक फिजिकल कैंपेन की लिमिट है और उस पर इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि इससे आगे हद ना जाए, तो फिर डिजिटल कैंपेन्स पे भी ये लिमिट होनी चाहिए और वहाँ पे भी किसी किस्म का ऑडिट ये होना चाहिए कि कौन कितने पैसे लगा रहा है और वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तला, वहाँ पे सोशल मीडिया पे आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल बिफोर यू, तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट सर बेग ने उठाया है। आप इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन में करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, जब भी इलेक्शन होता है ना मतलब, तो एक बजट दिया जाता है कि ये पैसे हैं, इससे ज्यादा आप अपनी मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर सकते, जलसों पे खर्च नहीं कर सकते, गाड़ियों पे, बैनर पे, पोस्टर पे, होर्डिंग पे, जो असद कह रहा था। सैडली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये देखता ही नहीं है कि बहुत सारी रकम, बहुत सारे पैसे डिजिटल पे लगाए जाते हैं अपनी बूस्टिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, ताकि लोगों के सामने उनकी एड खुले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जिस तरह असद ने कहा है कि अब वो अपनी आंखें खोलें, होश के नाखून लें, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और कोई भी ऐसा सियासतदान जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करे, जो लिमिट दी गई है पैसों की उससे ज्यादा खर्च करे, सिर्फ अपनी पैसे की ताकत पे, पैसे के बलबूते पर लोगों को ब्रेन वॉश करे, मार्केटिंग करे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठी रहे, तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा ईसीपी पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, इसे दे हैव टू इंप्रूव। अब आगे बढ़ते हैं हम। सही जी, जस्टिस फॉर जियाउद्दीन, ट्विटर पर कल से ये ट्रेंड गर्दिश कर रहा है और लोग जियाउद्दीन के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे जियाउद्दीन कौन है? जियाउद्दीन भी एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा, जिसे बदफेली के बाद बेदर्दी से खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। जियाउद्दीन की मुस्कुराती तस्वीर अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। पहले भी ज़ैनब की तस्वीर गर्दिश करती रही थी और सब ने आवाज उठाई थी, हुकूमत से, मुआशरे से, बस एक ही सवाल कर रही है तस्वीर कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। फिर से एक बार बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या, ये ऐसा वाक़या है कि जिस पे अल्फाज नहीं मिलते कि आप क्या बात करें। एक इंतहाई अफसोसनाक, एक शर्मनाक
पहले भी ऐसा सब कुछ हो चुका है, हम दोबारा उस पर आवाज़ उठाते हैं, हम शोज़ करते हैं, हम आवाम को जगाने की कोशिश करते हैं, हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि इस चीज़ की रोकथाम की जाए, लेकिन वो एक शायद मेरे ख्याल से पानी की बुलबुली की तरह होता है कि जब कुछ वाक़या होता है हम सब जोश में आ जाते हैं, उसके बाद हम सब बैठ जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से ही वाक़या रूनुमा हो जाता है। आपने इसकी पिक्चर देखी है तलहा? अल्लाह रहम, दिल दहला देने वाली है कि एक माँ या एक बाप की हैसियत से अगर आप ये सोचें कि किसी की औलाद के साथ इस तरह की हरकत हुई हो तो इंसान ऐसा लगता है कि बस ज़मीन फट जाए और हम सब उसमें धंस जाएं। क्यों हमारे ऊपर कोई अल्लाह का कहर नाजिल ना हो अगर ये इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चे की पिक्चर, आप इसकी एक नन्हा सा फूल आप इसको देखें 5 साल की उम्र में, और इसको सोचें। और इसके बाद जब ये ICU में था वो पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी देखें आप। और उसके बाद कसम से अगर आपकी आंख में आंसू ना आए तो आप बताइएगा। वसीम अब्बास हमारे साथ हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। वसीम बताइए आपका ब्यूरो कर क्या रहा है, क्योंकि हम रोज तीसरे चौथे दिन ऐसी खबर देखते हैं कि बच्चे के साथ ज्यादती, बच्चे के साथ ज्यादती, बच्चे के साथ ज्यादती। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये एक वाकई इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और चेयरपर्सन सारा अहमद के बिहाफ के ऊपर हम इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए ये वाक़यात जो हैं वो आज के नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि ज़ैनब का वाक़या हुआ, ज़ैनब के बाद फिर कुछ थोड़ा सा उस इलाके में पर्टिकुलरली थोड़ा सा वो कम हुआ ये मामला, लेकिन फिर चूनिया और इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो इस वाक़यात में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जो है वो जब ये वाक़या लास्ट टाइम पे भी हुआ था कसूर के इलाके में, तो एक इस मामले की हसासियत को देखते हुए चेयरपर्सन सारा अहमद ने एक खसूसी इनिशिएटिव लिया था, और वो ये था कि वहाँ पे एक स्पेशल जो है वो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो इलाके में स्पेशली जो है वो शुरू की गई, और उसमें स्कूल के टीचर, असातिज़ा, बच्चे और उनके वालिदैन खुसूसी तौर पर ये ट्राइका को जो है वो इन्वॉल्व किया गया था। उसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर होगी, बच्चों को ये पता चलेगा कि वो गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और तब तक वो इन वाक़यात तो बच्चों को जब पता चल जाएगा गुड टच बैड टच क्या है तो क्या वो अपना दिफा कर लेंगे? आपकी इन कैंपेन से क्या फायदा हुआ अब्बास साहब? ये सिर्फ जमा लफ्जी आप खर्च कर रहे हैं, अपने अल्फाज यूज कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट आपके एक्शन से कुछ भी नहीं हुआ। तलहा मेरा यहाँ पे भी एक सवाल है आपसे, गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताते हैं, उनको अवेयरनेस दें, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, लेकिन हम उन लोगों को साथ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनमें ये हिम्मत होती है? प्रोटेक्शन, आपका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, किस तरह प्रोटेक्शन दे रहे हैं? देखिए ये हम उसी फेज की तरफ आगे सेकंड फेज की तरफ आ रहे थे। ये तो फर्स्ट फेज है कि जिसमें सबसे पहले तो बच्चे को ये बताया जाए और उसको यानी पब्लिक सर्विस मैसेजेस के थ्रू ये बताया और समझाने की कोशिश की गई कि ये है क्या चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन केस ये खुदा न खास्ता बच्चे को कहीं पे कोई इस तरह की नोयत का सामना करना पड़ता है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है। ये तो ये चीज़ बताने और समझाने की कोशिश की गई। और खुदा न खास्ता अब जैसे ये हमारी सोसाइटी में रूटीन में हमने देखे हैं कि काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग चल रहे होते हैं, जहाँ पे कानूनी मामलात होते हैं, जैसे कि उनके वालिदैन सामने नहीं आते, वो डरते हैं, FIR नहीं करवाते, या पुलिस की जानिब से FIR नहीं की जा रही होती, तो उन वालिदैन को हेल्प आउट करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो सामने आता है और उसने अपनी कार्रवाई भी की है। अब सेकंड फेज उसके बाद आता है कि अब जब पुलिस ने FIR कर दी है तो वो फिर अब चूंकि वो पुलिस का मैटर बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन आती है, प्रोसिक्यूशन आती है, जुडिशरी का मामला आ जाता है, तो उसमें हम लोग यहाँ तक तो इंटरवीन और हेल्प आउट कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आगे चूंकि वो अदालती मामला आ जाता है उसमें फिर जाहिर बात है हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो करना होता है। अल्लाह ताला आपके इदारे को बेहतर करे और अल्लाह करे कि आप फेज़ 1 से कभी फेज़ 2 में ज़्यादा आएँ और फिर फेज़ 3 में भी जाएँ, क्योंकि अभी लग ये रहा है कि आपका वक्त ज़्यादातर फेज़ 1 में गुजर रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, और उनसे मैं एक ज़रूरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उलमाए कराम जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं उनका रोल क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि इट्स वेरी सैड, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में चाहे पाकिस्तान के मदरसे हों, चाहे क्रिश्चियंस के स्कूल्स हों, चाहे हिंदुओं के बच्चों के स्कूल्स हों, दुनिया भर में जितने भी मजहबी स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों के साथ ज्यादती होती है। बच्चाबाजी एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का और इस रीजन का खास तौर पर। मुफ्ती साहब थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जतोई साहब। असल इस फेल बद का जो खालिक है वो इबलीस है। बेशक।
ये सिलसिला हजरत लूत अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है जी। उस ज़माने में वो औरतों को छोड़ के, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान की खेती करार दिया है जी, तो वो बच्चों के साथ बदफेली करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। और उसी सूरत में उनको रोका गया कि ये अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह का अजाब आएगा। ये फेल इसको इस्लाम ने भी, दीगर मज़हब ने भी हराम करार दिया है। अब जहाँ तक जिम्मेदारी की बात बनती है, उलमा की भी जिम्मेदारी है। जो मजहबी लीडरान अपने आप को कहते हैं वो तो बिल्कुल आ जाए, वो तो सियासत में है। वो सियासत देखे ना, अगर सियासत भी होती तो कोई सियासत तरीके की, कोई ढंग की होती तो वो बात समझ में आती। अब जो मुआशरे के अंदर एक किरदार अदा करना था, गुनाहों से रोकना था, उम्मत को बचाना था, हम अपने बच्चों को तो बता नहीं सके, तो फिर वो सियासत किस काम की हुई? यानी हमारे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, मैं अभी देख रहा था, वाकई दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। 5 साल 4 साल इस तरह की उम्र ये लोग छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां, उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। हम कहते हैं हमारा मुआशरा, तो अपने मुआशरे को बेहतर करो ना, मुस्लिम मुआशरा बनाओ ना, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम ये अजमईन के ज़माने में ये था, वही मुआशरा बनाओ। पहले अपना किरदार अदा करो, अपने घर का माहौल अच्छा बनाओ, फिर आगे आओ। मदरसे जो होते हैं, यकीनन सारे मदरसे तो ख़राब नहीं जाते साहब, कुछ मदारस ऐसे हैं जिसमें ये ज़ियादतियाँ होती हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हर जगह होते हैं। बहरकैफ हमें किरदार तो अदा करना चाहिए। मेहराब व मिंबर से भी आवाज़ उठेगी। हफ्ते में एक जुमा आता है, मौलवी साहब जहाँ तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं, उनको पहले से तकरीरें लिख दी जाती है। ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो तकरीबन मुस्लिम ममालिक के दुनिया के अंदर, तमाम के अंदर यही है। मौलवी साहब को लिखा हुआ खुतबा दे दिया जाता है कि ये आज आपने पढ़ना है और सुनाना है, उसके बाद आप बरी व ज़िम्मा है। तो अब वो इजहार ख्याल जो करना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करनी थी, जो कुरान बयान करना था, उसके तो वो हाथ पांव बांध के रख दिए हैं। अब वो मौलाना क्या किरदार अदा करेंगे? अब हमारे मुआशरे के अंदर, मसाजिद के अंदर कमेटियां बना दी गई हैं, इंतजामिया बना दी गई है। जी बिल्कुल सीधी सीधी बात करनी है, मुआशरे के ऊपर कोई बात नहीं करनी। ज्यादती कोई कर रहा है, कोई नहीं करनी। कोई छोटा बच्चा उठ के वो छोटे बच्चे को कत्ल कर रहा है ड्रामा देख के, इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी। आपने सिर्फ ये बताना है कि 4 फर्ज हैं, आओ पढ़ो और घर जाओ। तो मेरा ख्याल है इससे मुआशरा नहीं सुधरता जब हम मुआशरे के अंदर अपना उलमा किरदार अदा न करें, हल्ले के अंदर बच्चों की तरबियत न करें, मदरसे का एक साफ सुथरा माहौल ना हो, पाकीज़ा माहौल ना हो, उनकी अखलाकियात पे तवज्जो न दी जाए। अब अखलाकियात पे बच्चों की तवज्जो हम तब ही देंगे, पहले जो उसका मुदर्रिस है उसका किरदार सही होना चाहिए, उसकी अपनी अखलाकियात दुरुस्त होनी चाहिए। अगर वो अखलाकियात अच्छी रखता है तो यकीनन जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनकी अखलाकियात कोई बेहतर करेगा। तो बुनियादी चीज इंसान की अखलाकियात होती है। अगर अखलाकियात न रहे तो वो इंसान नहीं होता, वो दरिंदा बन जाता है। अगर इंसान बन जाए तो यकीनन वो फरिश्तों से भी अफजल होता है। अगर इंसान नहीं है, उसे इंसानियत का पता नहीं है, तो फिर वो दरिंदा है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ऐसे दरिंदे की इस्लाम में सजा क्या है, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, इसकी सदा यही है कि उसको उलमा ने, फुक़हा ने, इमाम आज़म अबू हनीफा, दीगर इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल ने लिखा है कि उसको ऊंची एक जगह यानी मकान की आखिरी छत से गिरा दिया जाए, वो मर जाए। यानी ये सजा जो रियासत के हुक्मरान है वो देंगे, ये सजा मैं और आप नहीं दे सकते। अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जो हमारे साथ है। राइट, हम उनसे दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने दरिंदों को ऐसी सजा दी गई है? सैडली हमारे मुल्क में किसी को लटकाया नहीं जाता, किसी को मारा नहीं जाता, चाहे ब्लास्फेमी का केस हो, कुछ भी हो। यही वजह है कि लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि इंसाफ का हुसूल इंतहाई महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। तलहा मसला ही यही है कि हमारे यहाँ एक बार अगर किसी दरिंदे को इस तरह की सजा दे दी जाए तो अगली दफा कोई करने से पहले शायद एक बार सोच ले। हमारे यहाँ सब खुल बरी जिम्मा घूम रहे होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, पकड़ में नहीं आते। पे सजा है, ना तौहीन रिसालत पे सजा है, ना ब्लास्फेमी पे लटकाते हैं। आप देखिए सऊदी अरब में कितने लोग लटकाए गए हैं इस दफा, 80 के करीब। ईरान में कितने लोग लटकाए गए मुफ्ती साहब? जब भी तो वहां पे फिर भी कंट्रोल है। यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें सजाएं नहीं देते।
जब सजाएं नहीं देते मुआशरे के अंदर, हम कहते हैं चोर के हाथ काटो, कहते हैं यहाँ तो टुड्डे हो जाएंगे सब लोग, कैसे देंगे? हम सब चोर हैं, संसार करो, नहीं देते। ये तो कुरान का बड़ा जालिमाना फैसला है जी, हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं। यानी कुरान के फैसलों को जब ये उम्मत, उलमा, यहाँ का मुआशरा वो जुल्म दे दे, क्या हमारा खुदा माज़ल्ला जालिम है? वो तो रहमान और रहीम है। देखिए, अगर मुआशरा बनाना है तो ये सजाएं जो हैं उनका निफाज करना होगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वसीम अब्बास साहब हमारे साथ हैं। वर्दा, आप पूछिए क्या सजाएं मिलती हैं? जी वसीम अब्बास साहब, यही हम आपसे सवाल कर रहे थे। आप बताएं कि जिस तरह से मौलवी साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने, आप मुझे बताएं कि इस तरह की सजाएं कभी किसी एक को भी मिली है? जी बिल्कुल, सजाएं हैं, हुई भी हैं। जैसे जैनब का आपने देखा कि उसका जो मुलज़म था वो एक टेस्ट केस था सबके सामने, उसके बाद भी जो है वो कुछ सजाएं हुई हैं। क्या सजाएं हुई हैं सर, बता सकते हैं जी वसीम साहब? इसमें से किसी को 5 साल हुई है, किसी को 7 साल हुई है। यानी 7 साल के बाद बाहर आके दोबारा वही काम शुरू कर दें। अब देखें ना, ये अगेन वही आपको जैसे पहले बताया कि ये तो वो जुडिशरी का मैटर है, ठीक है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है वो है इस सजाओं का मामला बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर जब तक सजाएं नहीं होगी, इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सवाल है मेरा, आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चला रहे हैं और आप कह रहे हैं जुडिशरी का मामला है, तो जब ये जुडिशरी इस तरह के सजाएं देती है कि 5 साल या 7 साल, तो आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते? आप क्यों नहीं सवाल करते उनसे कि 5 साल बाद आके ये वही दोबारा बंदा यही हरकत करेगा, या कोई भी अगर करेगा तो बोले 5 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी, उसके बाद दोबारा उसने अपने वही काम शुरू कर देने? प्रोटेक्शन का एक मायने जो है वो कहाँ गए इसमें? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑलरेडी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे ज़ारा अलर्ट का जो है वो एक्ट हुआ, बच्चों के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो फेडरल के ऊपर भी है, पंजाब के ऊपर भी है, और उसके ऊपर सजाएं भी हैं। और अब इनमें जो है वो अमेंडमेंट की तरफ से हमारी जो चेयरपर्सन साहिबा हैं उनकी ऑलरेडी जो है वो एक प्रपोजल दिया हुआ है कि इनके ऊपर जो है सबसे पहले तो ये है कि नॉन अवेलेबल कर दिया जाए, ताकि ये जो मुलजमान हैं जो ये मकरूह काम करने के बाद वो जब पकड़े जाते हैं और 1-2 दिनों के बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं, सबसे पहले तो उसके बाद टेक्निकल डिफिकल्टीज सही हो गया। राइट वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें कीमती वक्त दिया। लेकिन सैडली आप कह रहे हैं कि नॉन बेलेबल होनी चाहिए ये ऑफेंस। सर, सजाए मौत होनी चाहिए, लटकाना चाहिए। मुफ्ती साहब, बड़ी हैरत की बात मैं आपको बताऊं, जिसने 100 बच्चों का रेप करके उनको एसिड में फेंका था, उसके ऊपर हमारा मुल्क फिल्में बनाता है, ना कि उसको सजाए मौत देकर बताए दुनिया को कि हमने किस तरह उसको लटकाया है। हम फिल्में बना के तशहीर करते हैं कि देखिए हमारे मुल्क में 100 बच्चों के रेपिस्ट के ऊपर फिल्में बनती हैं। सर, यही तो होता है, वो गुनाहों पे दलेर होते हैं। जेल के अंदर भेजने का मकसद भी यही होता है कि वहां उनकी इस्लाह हो, उनकी तरबियत हो, उनको सजा दें। अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं तो एक अच्छे इंसान बन के आए। अब जहां पे रिश्वत लेके उनको छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या अच्छे इंसान बनेंगे? मुआशरा तो फिर उसी तरह बिगड़ेगा। वही बात है ना, मतलब कि बेल पे रिहा हो जाएंगे, पैसे दे के रिहा हो जाएंगे, कुछ अर्से का टाइम ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे। वो पैसे दे के भी रिहा हो रहे हैं, उनको आज़ादी है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें पता है कि 2-4 दिन हमने जेल में जाना है, फिर हमने बाहर आना है। वही की हरकत और सकनात करने हैं, वही मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करना है। एक तरीकाकार होता है, जब सजाएं मौजूद हैं, अल्लाह ने कुरान में रखी है, उन्हीं का निफाज कर दो। जो तुम्हारे कानून आइन के अंदर तुमने बनाई है सजाएं, वो उसका निफाज वो जारी कर दो। तो मैं समझता हूं अगर सजा दी जाए तो उसमें ये जो मुआशरे का बिगाड़ है उसमें कमी आएगी। मुफ्ती साहब, मानसेरा की खबर थी थोड़ा वक्त पहले की कि एक मदरसे का मोहतमिम आला पकड़ा गया था 100 बच्चों के रेप के केस। उसके ऊपर पुलिस को मशरूत तौर पर JUIFA ने वो बंदा हवाले किया, पुलिस को मशरूत तौर पर हवाले किया। तो सर, हमारी मजहबी जमातें जो मुलव्वस हैं इन कामों में, उनके ऊपर थोड़ा आप बताएं क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? मज़हबी जवाब दीजिएगा सब कि हमारा मजहबी लोग जो, उनकी तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, वो मजहब का लिबादा ओढ़ के। मैं एक जुमला जतवी साहब हमेशा कहता हूं, ये जो रहबर होते हैं ना, ये जब भी आते हैं अंदर से ये रहजन होते हैं, बज़ाहिर रहबरी का लिबादा ओढ़ के दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। अगर अंदर का जो रहजन है वो रहबर बन जाए, तजाद ना हो कौलो फेल में, तो फिर मुआशरा मेरा ख्याल है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी वाज़ेह बात कर दी है कि रहबर अगर रहजन होगा तो फिर हमारे बच्चे महफूज नहीं होंगे। वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का। आजकल जिंदगी
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम जिक्र करेंगे एक ऐसी खबर का जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। हमने कुछ दिनों पहले भी सुना था कि एक ट्रैफिक हादसा होते रहते हैं और एक ट्रैफिक हादसे में एक वालिद और उसकी 2 बच्चियों की जान चली गई। शारा फैसल पे एक ट्रॉलर उनको कुचलता हुआ चला गया जब वो स्कूल के लिए जा रहे। तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है और इसी तरह से दुनिया भर में अगर हम देखें तो हर साल 13 लाख से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ हार जाते हैं। और हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो हादसात होते हैं ये उनके अपने ही कहते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से ये हादसात पेश आते हैं। तो जनाब इस हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐप तैयार की गई है इन कीमती जानों को बचाने के लिए। हमारे पाकिस्तानी नौजवान हमेशा आगे पेश रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक ऐप तैयार की है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगी और हादसे के ख़तरे की सूरत में वो फौरी आगाह कर देगी। ये ऐप अभी कैसे काम करती है, क्या होता है, ये पूरी ऐप किस तरह से काम करती है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए स्टूडियो में असद नूर, साद फारूक और अब्दुल मुक्सित हमें ज्वाइन करेंगे जूम पे थोड़ी देर के बाद। आप दोनों से पूछना चाहूंगा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ऐप किस तरह काम करती है, किस तरह ये ऐप हमें हादसात से बचाएगी और कौन कौन इनका यूजर होगा? राइट, तो बेसिकली हमारी ऐप हम लोग ने किस तरह से बनाई है, जिसके अंदर होता ये है कि कैमरास के थ्रू हम लोग ड्राइवर के ऊपर डिटेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ लाइक AI मॉडल्स के थ्रू हम लोग करते हैं कि ड्राइवर को पहले से देख रहे होते हैं कि उसकी क्या इस वक्त, यानी जो ये ऐप यूज करना चाहता है उसकी गाड़ी में अंदर की तरफ एक कैम होगा जो ड्राइवर को मॉनिटर कर रहा है या ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है? दोनों होंगे, दोनों को कर रहा है, 2 कैमरास हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक हमारा डिवाइस भी है एंड इसके साथ हमारी एक एप्लीकेशन भी है एंड उस पर होता ये है कि वो कॉन्स्टेंटली जो है जैसी पिक्चर देखता है कि फॉर एग्जांपल कि ड्राइवर इज स्लीपी या ड्राउजी या थक गया, यॉर्निंग भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। एग्जैक्टली इसके साथ साथ हम लोग करते क्या है कि स्पीड मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि इफ द ट्रक इज गोइंग टू फास्ट तो क्या करते हैं एंड इट्स अबाउट टू कोलाइड, तो हम लोग पहले से जो है ना ड्राइवर को वार्निंग्स दे रहे होते हैं कि भाई यू आर ड्राइविंग डेंजरसली। एंड होता क्या है कि इफ़ यू नो एक स्प्लिट सेकंड का फ़र्क होता है, अगर उसमें आपको पहले से पता चल जाए ना तो यू नो यू टेक इट ईजी। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक पाकिस्तान में स्पेशली कि बहुत सारे जो भी ड्राइवर्स होते हैं उनको होता है कि यार मुझ पर भरोसा है मेरे ऊपर, तो इसके लिए हम लोग ने एक कंट्रोल सेंटर भी इसका बनाया हुआ है कि लाइक सो ये ऐप उन लोगों के लिए है व्हीकल्स ड्राइव कर रहे होते हैं बड़े ट्रक्स में, लॉजिस्टिक्स जो इंटरसिटी चल रही होती है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, या फिर ये शहर में मोटरसाइकिल वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए है? मोस्टली कमर्शियल ड्राइविंग के लिए, कमर्शियल ड्राइविंग के लिए है, ओके, बड़ी गाड़ियों के लिए, ठीक। मूव करेंगे डेफिनेटली कंज्यूमर साइड पे, बट अभी करंट टारगेट तो लेट से कि एक ट्रक सीधा जा रहा है और उसके बराबर उसमें घुस रहा है, उसने तो ऐप लगाई हुई है, मैं ट्रक में जा रहा हूं, मैंने ऐप लगाई हुई है, कैमरा लगे हुए हैं, सेंसर, लेकिन मेरे जो उल्टे आते मेरे ट्रक चल रहा है वो ड्राइवर सो गया चलते चलते और वो मेरे ट्रक में घुस गया, तो क्या आपकी ऐप मुझे बचा पाएगी? राइट, तो इसके अंदर ये होता है कि जो है जैसे अभी इनिशियली हम लोग 2 कैमरास पे काम कर रहे हैं, इसके साइड पे फिर हम लोग मजीद कैमरास ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अब जो है लेट्स सपोज के अगर दूसरी ट्रक के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है लगा हुआ, ठीक है, बट इसके अंदर क्या आसानी होगी कि लेट्स सपोज को इंश्योरेंस कंपनी है, ही कैन सी थ्रू आवर कैमरास एंड आवर रिकॉर्डिंग्स के क्या हुआ एंड गलती किसकी थी। तो इससे क्या हुआ कि बाद में एक ड्राइवर के ऊपर जो बर्डन होता है ना कि भाई मतलब मेरी गलती नहीं थी, तो वो इस चीज़ को मजीद क्लेरिफाई कर सकता है। एक एविडेंस के तौर पे आपके पास एक चीज मौजूद होगी, क्लिप होगी द लॉस, और वो इस तरीके से, क्योंकि रोड सेफ्टी तो एक्चुअली विकेट प्रॉब्लम ही है, किसी एक वजह से सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं होते, बहुत सारी वजह से होते हैं, तो सिर्फ इसलिए मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज से काफ़ी वक्त पहले मैंने ये सिस्टम एक क्लाइंट के लिए अपने क्रिएट किया था जिसमें हम फटीग कंट्रोल बनाते थे कि अगर ड्राइवर सिगरेट भी पी रहा है तो हेड ऑफिस को मालूम पड़ जाए, ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए कोई नशा कर रहा है, कोई सो रहा है, बात कर रहा है फोन पे, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हेड ऑफिस को फौरन से वीडियो बन के मिल जाती थी, तो हेड ऑफिस फौरन से उसको फोन करता था कि भाई तुम थक गए हो, सो जाओ, आराम करो। सिचुएशन ये है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और आजकल गाड़ियों में ADAS सिस्टम आ गया, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने गाड़ी के अंदर डाल दिया कि अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए, गाड़ी खुद ही ब्रेक मार दे, खुद ही वो अपने आप को बचा ले। तो क्या आप समझते हैं कि इन कमर्शियल व्हीकल्स में आप इस तरह का सिस्टम ला सकते हैं कि अगर आप देखें सिस्टम देखें कि यार गाड़ी मुझ में घुस रही है, ड्राइवर देख नहीं रहा है, खुद ही कंप्यूटर ब्रेक मार दे? सिस्टम जिसे हम कहते हैं। अच्छा, दिस इज एक्चुअली ना इससे भी बहुत दफा प्रॉब्लम होता है। ओके, लाइक मैं अगर आपको मिसाल दूं कि मेरे एक फ्रेंड की कार है, उसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ था। अब क्या हुआ कि स्पेशली पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कि आगे उसके रिक्शा था तो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक मारा तो पीछे से एक बाइक घुस गई। तो लाइक ये जो है ना कि क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा डिस्टेंस वगैरह का इशू होता है, तो दैट इज़ वाई के
इस तरह के सिस्टम्स इतने लाइक जब ऑटो ब्रेक करते हैं ना तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और सडन ब्रेक पे आप भी खुद थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि एकदम से ये क्या हो गया, अपना साइड देखो कि हम जब यूजुअली ड्राइविंग करते हैं बैक मिरर देखते हैं उस पर अचानक से ब्रेक लग जाता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिस्टम इस तरीके उसमें, बट वो उस लेवल तक जाने के लिए उतना डेटा जमा करना पड़ता है, उतने इनसाइट्स चाहिए होते हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स। लेकिन आई थिंक इसकी सबसे पहले हमारा ट्रैफिक सिस्टम सही होना ज़रूरी है कि डिस्टेंस से आपको जो है वो ड्राइविंग की जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। सब सही होगा जब सक्खर तक मोटरवे बनेगा। सक्खर से आगे मोटरवे है और सक्खर तक हम सब खड्डों में जा रहे होते हैं। तो मेरी पाकिस्तान के हुक्मरानों से दुआ है कि मोटरवे पूरे पाकिस्तान में दें, सिर्फ मुल्तान सक्खर तक ना दें। आगे भी इंसान ही रहते हैं और पाकिस्तान वाले ही रहते हैं। ये बताइए, नौजवान आप जैसे IT सेक्टर में आ रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, व्हाट्स द फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में और आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, कोई बूम आने वाला है? डेफिनेटली लाइक ऑब्वियसली, क्योंकि अब हर चीज़ से आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स और IT का एक बहुत ज़्यादा जोम आया है हर चीज़ में, कि लाइक गाड़ी से लेके एक माइक्रोवेव तक के अंदर भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इट्स लाइक कि जितना लाइक, क्योंकि एक जैसे कमर्शियल ट्रकिंग है या इस तरह की जो सेक्टर्स हैं, ये एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क पे होते हैं। अभी क्या होता है कि बंदा ड्राइवर कॉल करता है कि यार किधर हो, क्या हो, लाइक यू नो उसका स्टेटस मालूम करने के लिए। बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर ऑटोमेटिंग दिस प्रोसेस। अब क्या है कि वो एक पैनल के ऊपर ही कैन कंट्रोल हिज एंटायर फ्लीट, उसके बाद एक बर्ड आई व्यू होगा ऑफ हिज एंटायर फ्लीट के कहाँ उसकी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने ड्राइवर्स वही हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। तो बेसिकली इसमें है लाइक देयर इज़ अ मार्केट फॉर। हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ेगा कि वो उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके ड्राइवर्स कहाँ हैं। वो कह रहे हैं जी मैं फलां जगह पे हूँ, उस जगह पे है ही नहीं। वो अगर ड्राइविंग के दौरान कुछ गलत कह रहा है। हमारे एज ग्रुप में एंड द पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम, अ लॉट ऑफ अस हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन रियल प्रॉब्लम्स। आपको भी सीड मनी मिल गया है? सीड मनी मिल गया? अभी तो जो फंडिंग मिली है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स का ट्रेंड आ चुका है। बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं कि वो एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं, को वर्किंग एनवायरनमेंट में एक टेबल ले लेते हैं, उसमें 4 नौजवान बैठते हैं, अपने आइडिया के साथ उस पर काम करते हैं और फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर से पैसे जमा करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, लाख 2 लाख नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं उनको, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे और एक इंटरनेशनल पार्टनर ले आते हैं। मुझे लग रहा है नौजवानों में कुछ ऐसा ही प्लान है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही हमारा प्लान है। अभी लाइक इनिशियली हम लोग ने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर एक छोटी सम हम लोग ने जमा की है एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग टू इंक्रीज इट। अभी रिसेंटली भी 1 8 तकद्दम हम लोग ने पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रेजेंट किया था इन सऊदी अरब एंड वी वन दैट कॉम्पिटिशन। तो उसके थ्रू हमें एक अवार्ड मिला था एंड यू नो वी आर लुकिंग फॉर कि हमें इस तरह के पोटेंशियल पार्टनरशिप्स मिल जाएं so that obviously we can help save, you know, we can help save human lives. प्लान उसी तरह का है। ऑल द बेस्ट टू यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी ऐप को मशहूर करे और आपके ख्वाब पूरे करे और हमारे नौजवानों का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, क्योंकि यही है हमारा मुस्तकबिल और इनकी हम जितनी सपोर्ट करें कम है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे जाते हैं। हमारे अगले सेगमेंट है हीरो पाकिस्तानी की जाने बढ़ते हैं। हीरो पाकिस्तानी में किससे मिलवाएंगे हमें तला? कोई खास मेहमान है, मैंने सुना, आप बताएं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, अब खास मेहमान जनाब अखवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जिसने लोगों को बिला सूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला शुरू किया था और ये मिशन आज भी जारी है। इस फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब की कोशिशों का ये नतीजा है कि आज मुल्क भर में सैकड़ों पाकिस्तानी बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर अमजद की इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में 23 मार्च को सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो आपको उससे पहले एक पैकेज दिखाते हैं और फिर बात करवाते हैं। चलें जी, हम आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको इस इनाम पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, गुफ्तगू की, बहुत बहुत मेहरबानी। अमजद साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? सियासी हालात भी गहमा गहमी में है, नौजवान बड़े इंतशार का शिकार हैं। हम देख रहे हैं कि उनके लिए सही ट्रैक और सही गाइडलाइंस होती नहीं है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर साहब? देखिए सर, वो इकबाल ने कहा था कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना जी। तो ये हंगामा ही तो जिंदगी है, इसी हंगामे से खैर बरामद होगी और जो कुछ भी हालात हैं, सियासी हों, मुआशी हों, समाजी हों, इखलाकी हों, तो एक बेहतर मुस्तकबिल मुझे नज़र आता है। आई एम अ बॉर्न ऑप्टिमिस्ट और उम्मीद जो है हर शख्स को रखनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स पुरुम्मीद नहीं है वो खुदा पे यकीन नहीं रखता।
क्योंकि खुदा का वजूद हमें उम्मीद देता है, यकीन देता है, इत्मीनान देता है, जिंदगी देता है। तो ये मसाइल तो हैं, किसकी जिंदगी में मसाइल नहीं है, इंफरादी सतह पर, कौमी सतह पर। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कौमों की जिंदगी में, अमेरिका में देखें कितनी बड़ी स्लेवरी के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो दुनिया के हर इलाके में होते हैं मसाइल। बट आई हैव फुल फेथ इन द रेजिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। असल असासा हमारे लोग हैं, गली कूचों में, जो दूर दराज बस्तियों में, देहातों में। आप देख लीजिए कि उन्होंने तो कभी हौसला नहीं हारा, जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो वो एक आहनी दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। और फिर नौजवान, ये इंशाल्लाह ताला तालीम जो ही आती चली जाएगी और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जो असमरात हैं तकसीम होते चले जाएंगे। अपने अदारे की मैं मिसाल दे देता हूँ, हमने 40 लाख लोगों से, घरानों से मुवाखात की है, तो अगर ये बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ तक हो जाए तो पाकिस्तान की सूरत बदल जाएगी। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहता हूं कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अखुवत फाउंडेशन के बारे में जान सकें। आप किस तरह कर्जे प्रोवाइड करते हैं और बिला सूद कर्जे देते हैं? कोई सूद नहीं होता, और अगर कोई डिफॉल्टर बन जाए तो उसके साथ क्या करते हैं अगर वह पैसे वापस ना करे? पहली बात तो यह है कि मैं बताना चाहूँगा, मवाक़ात मदीना से मुस्तार लिया हुआ एक तस्वर है जिसमें यह कहा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स की मदद करे तो मुआशरा खूबसूरत हो सकता है। हमारे यहाँ उसकी अमली सूरत यह है कि हमने एक कर्ज हसन फंड बनाया जिसमें लोगों के अलावा हुकूमत ने भी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे साथ तावन किया, और उस फंड से हम उन लोगों को बगैर सूद के कर्जा देते हैं जो भीख नहीं मांगते, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वो तरीकाकार है, हम समझते हैं कि जिससे हम निचली सतह पे गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। हमारा आपको पता है असूल बगैर सूद के कर्जे देना, मस्जिद में बैठ के कर्जे देना, रजाकारियत के साथ देना, और कर्जा लेने वाले को ये पैगाम देना कि आज तुम ले रहे हो, कल को तुम देने वाले बनोगे। तो वी आर नॉट ओनली गिविंग लोन्स, वी आर बिल्डिंग दिस नेशन। हम उनकी कैपेसिटी और कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कर्जा ना दे, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं, आप अगर गुलाब का फूल बोएंगे तो क्या आप कांटों की फसल काटेंगे? ये तो आपके बिहेवियर के ऊपर मुनहसर है कि आप किसी शख्स के साथ कैसा सलूक करते हैं। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 160 अरब रुपए की रकम 99.9% की शरह से वापस आना इस कौम की दयानत की गम्माजी करती है। मैंने पहले जो बात कही ना कि ये कौम बहुत बड़ी है, इसकी रेजिलियंस, इसकी ऑनेस्टी, इसकी मेहनत, ये मुझे यकीन दिलाती है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। बहुत बड़ी बात। 160 अरब रुपए आप दे चुके हैं कर्जों की मद में, और आप कह रहे हैं कि वो वापस भी आ चुके हैं। वाओ जी, 40 लाख खानदानों को मिले और 99.9% की शरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उन्हें कर्जे की जरूरत हो फॉर एनी रीजन, लेट्स से कि उनको बिजनेस या आप किसी भी रीजन के लिए कर्जा देते हैं या कोई स्पेसिफिक रीजन होती है उन्हीं पे देते हैं? 3 बुनियादी जरूरियात हैं, एक कारोबार के लिए, दूसरा ज़राअत के लिए, तीसरा घरों की तामीर के लिए। तो हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कामयाब पाकिस्तान के नाम से, तो उसके तवस्सुत से 5771 पर वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजेंगे और उसके बाद बाकी सारे काम उनको वहीं से मालूमात मिलेंगी। तो हमारी 800 दफातर हैं, दफातर में भी जाके मालूमात दी जा सकती हैं, और इस पोर्टल पर, ये कामयाब पाकिस्तान पोर्टल इसका नाम है, वो अपनी मालूमात भेजेंगे तो उनको फौरी तौर पर इसके बारे में मतला किया जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, मुझे जरा प्लीज ये बताइएगा कि अगर कोई आपके पास रिक्वेस्ट दायर करता है कि उसको कर्जा चाहिए, तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या अगर ये पहले भी ले चुका है? 4 बुनियादी चीजें हैं। एक तो यह कि उस जगह का मुस्तकिल रिहायशी हो, नंबर 2 उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, यह ना हो कि वो पहले कहीं से लेके कर्ज भागा हुआ हो। तीसरी चीज यह कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो ड्रग एडिक्ट ना हो, वो अच्छे किरदार का मालिक हो। और चौथी चीज ये है कि उसके पास काम करने की सलाहियत हो। जाहिर है आपने कर्जा देना है ना, तो आपने कारोबार करना है, तो ये तो नहीं है कि वो कर्जा लेके उसको जाया कर दे। ये बड़ा कीमती सरमाया है जो हुकूमत का या आवाम का अतियात मिलते हैं। तो ये चंद एक चीजें हैं, और आप देख रहे हैं कि 40 लाख लोग इस मेयार पे पूरे उतरे हैं, तो हमारे तकरीबन 80% सक्सेस रेशो होती है। वाओ, सही। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जो तलहा ने भी किया था, उसका जवाब नहीं मिला कि अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए, कोई कर्जा वापस ना कर पाए, तो क्या किया जाता है? जेल में डालते हैं क्या आप? नहीं, जेल नहीं डालते, हम उसको दिल में रखते हैं।
अगर देखिए 3 चीज़ों में वो कर्जा माफ़ हो जाता है। खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता उसकी बीनाई चली गई, खुदा न खास्ता वो माजूर हो गया। इसके अलावा हम उसको याद दिलाते हैं कि देखो हमने मवाखात और भाईचारे के तस्वर के तहत तुम्हें अपना भाई बनाया, तुम्हें इसलिए कर्जा मिला कि कल जिसको मिला था उसने वापस किया, अब तुम वापस नहीं करोगे तो ये जंजीर टूट जाएगी। तो उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी मोहब्बत के साथ पैदा किया जाता है, और यही बात है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका जवाब भी मोहब्बत में मिलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारा इम्तियाज डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 160 अरब के कर्जे 40 लाख घरों तक पहुंचे हैं। ग्रेट अचीवमेंट। 800 आपके सेंटर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। जो भी नौजवान इस वक्त देख रहे हैं, जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, ज़राअत में जाना चाहते हैं, वो अखुवत फाउंडेशन से रब्ता करें और यकीनन उनको आसान शराइत पर कर्जे फराम किए जाएंगे बिला सूद। दैट्स अमेजिंग। सबसे बड़ी बात ये कि बिला सूद, कि हम अक्सर यही लोन लेते हुए हेजिटेट होते हैं कि सूद हराम है, हम नहीं करते, कि अल्लाह से जंग का कहा गया है कि अगर आपने सूद किया तो ये अल्लाह से जंग है, तो कोई भी नहीं चाहता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिला सूद कर्जा लें तो आप अखुवत फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। जनाब आपके पास कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया से, एंटरटेनमेंट की दुनिया से अच्छी खबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत अफसोसनाक खबर है कि फैंस सदमे में चले गए हैं जनाब। अगर मैं जिक्र करूं इस वक्त शोबिस इंडस्ट्री का, तो हमारे शोबिस सितारों के जो इंडस्ट्री के मशहूर सितारे हैं, एक तो अहद रज़ा मीर हैं और सजल अली हैं, उनमें अलहदगी की खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं आजकल। दोनों अदाकारों के आपने कहा सदमे में चले गए, काफी सारे तो खुश भी हुए होंगे। नहीं, फैन सदमे में चले गए हैं भाई। काफी सारे शादी करना चाह रहे होंगे, सजल से बोलेंगे हाँ मौका मिल गया दोबारा। ऑब्वियसली ये ढूंढ के लाने पड़ेंगे, ये कौन से मैं ला के दूंगा आपको बहुत सारा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे ये खबरें कुछ अरसे पहले से ही गर्दिश कर रही हैं, देखने में हमें तो आ रहा है जैसे कि सजल की अभी कुछ अर्सा पहले फिल्म की प्रमोशन थी, उस पर हम अहद रज़ा मीर को नहीं देख रहे थे। सबूर अली की शादी में हमने अहद रज़ा मीर को नहीं देखा, तो ये दिखने में तो कहीं ना कहीं हमें आ रहा था, नज़र भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी है। लेकिन अब जो है वो अलहदगी की खबर उन्होंने जो है वो बता दी है, बाकायदा इस चीज़ का उन्होंने कह दिया है कि जनाब अलहदगी हो गई है। तो इस पर जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए और अफसरदा भी हैं, जाहिर सी बात है, और इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। वर्दा कह रही है कि फैंस सदमे में आ गए हैं, मैं कह रहा हूँ काफी सारे फैंस खुश हैं। चलें जी, देखते हैं कि फैंस सदमे में हैं कि नहीं है। इसके लिए हम कुछ ट्वीट्स देखें। तला प्रोड्यूसर साहब ने सारी सदमे वाली ट्वीट्स जमा की हैं, दिखाइए प्रोड्यूसर साहब कौन कौन सी ट्वीट्स आप लेकर आए हैं। आप वो देख रहे हैं, जाहिर बात है बहुत सारे लोग खुश भी हुए हैं, उनका एंगल भी आना चाहिए। ये देखिए जी, बताएं क्या लिखा है ट्वीट्स में वर्दा। हाँ जी, आप मुझे तो पढ़ाई में नहीं आ रहा, बताएं। लेकिन अफसोस का इजहार ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेट है लोगों के, कपल बहुत फेवरेट था भाई, बहुत फेवरेट। क्यों फेवरेट था तलहा? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बस कर दें, आपको कुछ पता ही नहीं है। कपल्स और भी हैं जहां में बहुत सारे हैं, ये फेवरेट क्यों है मुझे तो आप बताएं। सजल अली बहुत ही फेमस अदाकारा है, उनकी एक्टिंग के चर्चे सब जगह मौजूद हैं, बहुत क्यूट सेलिब्रिटीज हैं, बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज हैं, बहुत फेमस हैं। ऑफ कोर्स एक्टिंग वर्दा इनकी देखती हैं, वर्दा ने कमेंट कर दिया बहुत अच्छी एक्टिंग भी है। सज्जल इज ऑल्सो नेबर एज वेल, हमारे साथ साइकिलिंग भी करती रहती है, मुझसे आके साइकिलें लेती भी रहती है चलाने के लिए। आपको ये खबर पहले ही पता होगी तलहा। मैं शादी की खबरें नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है शादी की खबरें लेना। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला शादियां कामयाब करे। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी सोसाइटी में जो डिवोर्स रेट है वो कंटिन्यूसली ऑन द राइज है। नई शादियां जो होती हैं वो 6, 8, 10 महीने में टूट जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते तलहा, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल जोन होता है किसी भी कपल का डिवोर्स लेने का। एज अ सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, नॉट एन इंडिविजुअल। अल्लाह ताला इन दोनों की जिंदगी अच्छी करे, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि नौजवानों की शादियों में बरकत खत्म हो गई है वर्दा। अब ये बात भी है, देखते हैं, लेकिन हम बस यही दुआ करते हैं कि हक में बेहतर हो। राइट, जो भी हो इनके हक में बेहतर हो। और यकीनन कोई और खबर भी आपके पास है तलहा? और खबर भी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है हमें कि ब्रेक पे जाना है और हमारे साथ कुछ फाइटर्स भी होंगे ब्रेक के बाद। बड़े खतरनाक, बड़ी अच्छी फाइट नाइट हुई थी। KO1 नॉकआउट सीरीज, एक नई सीरीज शुरू हुई है पाकिस्तान में MMA के हवाले से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जमील चांडियो फ्रॉम K7 और उनके साथ होंगे कुछ खतरनाक फाइटर्स। देखते रहिए, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और दुनिया बोल है में बड़े खास मेहमान हैं मेरे पास आज, आपको बताएंगे फाइटर्स के बारे में, किस तरह MMA का ट्रेंड पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है और कौन है इसके बानी, कौन इसको आगे लेके चल रहे हैं। आपकी मुलाकात होगी स्पेशल मेहमानों से लेकर। कराची और पाकिस्तान में जो फाइट को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है वो है
जमील अहमद चांडियो साहब। जमील अहमद चांडियो के 7 क्लब चला रहे थे किक बॉक्सिंग का, अब उन्होंने फाइट नाइट सीरीज अनाउंस कर दी है, किक नॉकआउट 1 सीरीज KO1, एंड वी लाइक टू वेलकम मिस्टर जमील अहमद चांडियो टू द स्टूडियो। सर चांडियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी इनका शागिर्द हूँ, इनसे सीखता रहता हूँ किक बॉक्सिंग, MMA फाइटिंग, और बहुत मजा आता है। उनके साथ हैं हाजिक चांडियो, चैंपियन है चांडियो विलेज के। ईमान खान है, लड़की होकर भी ऐसी फाइट करती है कि मुझे भी बाज़ औक़ात डर लगता है। जमील साहब KO1 नया सफर शुरू हो गया है, पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स होंगे। आपने अफगानिस्तान से जो फाइटर्स मंगवाए, जो लोग रिंग साइड बैठे हुए वो फाइट देख रहे थे, किसी का मुंह बंद नहीं हो रहा था, सबके मुंह खुले हुए थे। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने मुंह खुलवाने के लिए ही ढूंढ कर ऐसे फाइटर्स ढूंढे और उनसे जब बात की तो हमारे पास एक सीरीज़ के लिए एक लिस्ट आ गई थी। बट आप सबको जानते हैं कि जब हम कुछ चीज़ चेक करते हैं फाइटर का तो ज़ीरो टॉलरेंस होता है उसमें। मैंने सबसे बेस्ट फाइटर्स चूज़ करने के लिए तमाम काबुल के लड़कों को कहा कि भी हमें बेस्ट फाइटर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को सिर्फ एक केज और लाइट से नहीं चलता, वो चलता है बेस्ट फाइट से। बेस्ट फाइट्स होगी तो वो होगा। तो KO1 बेसिकली एक नया सफ़र है, बिल्कुल नया सफ़र है, और मुझे मज़ा आ रहा है। हमारे नए पार्टनर्स इसमें आए हैं और एक नई एनर्जी मुझे मिली है। देखिए, हम अपना काम कर रहे थे, K7 की जो फाइट सीरीज़ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 24th हमने की और हमारे चैम्पियंस आगे बढ़ते गए। बट एक जगह पर आके हम समझ रहे थे कि हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। तो KO1 इट्स अ न्यू, आप यूँ समझ लें कि एक नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी करने के लिए चैलेंजिंग सीरीज़ इसका बेसिकली प्रॉपर मदर कंपनी है, जो कि KO1 को लेकर पाकिस्तान के हर शहरों के अंदर भी इंशाल्लाह प्लान है। बट इस सीरीज़ को भी हम रोकने वाले नहीं है और ये चलती जाएगी। बड़ा खूबसूरत आपने केज बनाया था, बहुत अच्छा आपने इवेंट किया था, तमाम तर इंतजामात बेहतरीन थे और क्या फाइट्स हमने देखी। उम्मीद करते हैं पूरे पाकिस्तान में ऐसी फाइट्स होती रहें और टैलेंट ऊपर आता रहे और यूथ को मौका मिले ऐसे इवेंट्स में। सारे हाजिक, कैसी लगी फाइट? आपने बड़े खतरनाक फाइटर से फाइट की और जीती को आपका मेन इवेंट था। हाउ वाज इट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कितना मजा आया? सबसे पहले तो KO1 का बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी के लिए। ये समझे कि K7 के साथ पाकिस्तान के टॉप जो होते हैं टॉप 3 इवेंट्स में आता है, तो बहुत बड़ा इवेंट था। कंपटीशन बहुत अच्छा था, अफगानिस्तान के टफ हरीफ थे, बड़े खतरनाक फाइटर थे और मज़ा आया। बेसिकली सर हमें यही गाइड करते हैं कि हमेशा हार जीत पे मत जाओ, अच्छे कंपटीशन पे जाओ, अच्छे गेम पे जाओ। अच्छा खेलोगे, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, मेहनत अपनी पूरी करो, 100% दो। हमने वही किया और कामयाबी मिली। ईमान, हमारे मुल्क को हमेशा डाउनग्रेड किया जाता है, लड़कियां भाई इनसे ये काम से ये नहीं होगा, इनसे ये नहीं होगा। आपने जाके फाइट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी फाइट की और आप ट्रेनिंग कर रही हैं। दिस इज नॉट योर फर्स्ट फाइट, आप बहुत सारी फाइट्स और भी पहले करके आई हैं। हाउ वाज द फीलिंग? क्या मैसेज देंगे टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग यू? It was my first, my debut kickboxing fight. I fought in MMA before. It was a really great experience, and I'll say the same thing I've been saying the past few days. Okay, for any women who want to start, बस शुरू कर लेना, go to the gym. ये क्यों लड़कियों को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करते हैं? लड़कियां नहीं कर सकती। I hope I proved everybody wrong. You did, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान ने बड़ी अच्छी फाइट की और जीती भी है। चांडियो साहब, सपोर्ट नहीं है, कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई मदद नहीं करता, स्पॉन्सर्स आगे नहीं आते, स्पॉन्सर्स सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन दुनिया भर में, क्योंकि ऑफ कोर्स मुस्लिम फाइटर्स जिस तरह इंटरनेशनली आए, खबीब आए, उसकी पूरी रेंज आई, तो मुसलमान ममालिक में भी एक हवा चल पड़ी है यार, MMA बॉक्सिंग छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, केज फाइट्स चाहिए। केज फाइट चाहिए। क्यों सपोर्ट नहीं करते और क्या करना चाहिए एक्चुअली? सर, इसके अंदर बहुत ये डीप इशू है, इसके अंदर बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं, बाज़ लोग कहते हैं यार हम मार्शल का नाम लेकर क्रिकेट को क्यों अपना जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि क्रिकेट के लिए जो लोगों ने अपना साल का बजट मखसूस किया हुआ है, आप उनके लिए कम से कम हमारा ख्याल करें। देखिए, हम जब एक कनेक्टिविटी होती है, आपकी ब्रांड्स, आपका जो दीगर जो एरिया है जहाँ पर सबके पास जो सपोर्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए फंड्स निकलते हैं, हम यहाँ तक जाते हैं कि यार हमें CSR के जरिए पैसे दे दो। जी हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसमें चले जाते हैं जब आपके पास हमारे लिए एक्चुअल बजट नहीं है। वो बजट एलोकेट पहले से हो जाते हैं कि जी साल का बजट है, भी इनको दे दिया। जी हाँ। अब वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? तो ये एक थोड़ा सा एक हमें एज मिल गया है KO1 के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कुछ हमें अपने ग्रुप के ज़रिए कुछ लोगों के साथ ब्रिज बन गए और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से कुछ दिखाया जाए। देखें, आज अगर हम ये समझते हैं कि मेरी कंटिन्यू जो फाइट नाइट्स थी, इस वाली फाइट को जो 23rd को हुआ है, एक डिफरेंस था, आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस। आपने डिफरेंस नोट किया। ये मेरा विजन तो था, प्लानिंग थी, हमारे साथ जो लोग थे, हमने उन बेस्ट टीम को हायर किया। व्हाट वी हैव डन,
टेक्निकल साइड को मैंने सेपरेट करवाया। हमारी जो पार्टनर्स थे उन्होंने यही कहा कि यू जस्ट फोकस ऑन टेक्निकल। उससे क्या फ़र्क पड़ गया कि हमें सपोर्टिंग जो एक्टिवेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त मिल गई, और उन्होंने जो हमारे साथ मर्ज किया और उन्होंने कहा कि हम अपने फाइटर्स को इस लेवल पे ले जाएंगे जो कि ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि बजट हमारे लिए मखसूस किया जाए। और आप देखें कि इस माशरे में जहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं कि केज फाइट कहाँ होनी चाहिए, ये सर आपके शहर में हम हर जगह कर सकते हैं, हम आपके गांव में कर सकते हैं, हमारे पास सारी सोर्सेज हैं, हम यहाँ से लेकर खुंजराब तक सीरीज को ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें थोड़ी सी इसमें एनर्जी चाहिए। जमील साहब, सिंध गवर्नमेंट आई इस दफा, इस बार सिंध गवर्नमेंट आई है, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और स्पेशली स्पोर्ट्स मिनिस्टर का। उन्होंने इनकलाब कैसे आ गया सिंध गवर्नमेंट में? देखें, ये इनकलाब नहीं आया, ये बाकायदा एक एजेंडा था। और हमारी कोशिश ये जारी थी कि देखें, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं स्पोर्ट्स को कि पाकिस्तान में उस स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स होता क्यों नहीं है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है जो कि लीड करें चीज़ों को, और उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ कैसे हम आगे मैनेज कर सकते हैं। तो वो एक कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। बिल्कुल। ईमान, एक बताएं मुझे, आप मुझे ऑफ कोर्स चेंजिंग रूम में भी थी, वहाँ पे थे, दे वर ऑल प्रिपेयरिंग वार्म अप। जब फॉरेन कंट्री से कोई फाइटर आता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है पूरी लोकल टीम पे? आई थिंक वो, इन माई ओपिनियन, वो एनर्जी आती है टीम में। ऑब्वियसली वी वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, आई फील, एंड बस एनर्जी आती है। यू सी दीज अदर फाइटर्स, वो आकर ट्रेन करते हैं। ऑब्वियसली दी अफगानी फाइटर्स काफ़ी ख़तरनाक भी थे, उनकी ट्रेनिंग भी ख़तरनाक थी, तो मुझे एनर्जी मिल रही थी उनको देखकर। अच्छा, आपकी अपोनेंट जो कोयटा से थी, माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपको फाइट कैसी लगी? वो वाज इट डिफिकल्ट? आई वुडंट से डिफिकल्ट, बट इट वाज a challenge in a different way. जैसे for example वो बहुत से side kicks मार रही थी, वो एक wushu fighter थी, तो you know in my head मैं assess कर रही थी कि मैं कैसे tackle करूँ, मैं कैसे counter करूँ इसको, and I chose my shots very carefully. I played a safe game, and won on points. Right. जमील अहमद चांडियो साहब, हाजिक चांडियो, ईमान खान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया। All the prayers for knockout series 1। लेकिन सैडली इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पंजाब में लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अपने व्यूअर्स को भी वहीं ले चलते हैं हमजा शहबाज की जानिब। साहब, आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। हम 126 दिन के धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे, हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम गुलेलों, डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम पीटीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाजी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाजी, आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूँ, ये कौम पूछती है, कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो, स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो, आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने ज़मीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब
अपना जो आपका मंशूर है उसको कौम के सामने रखकर कौम के साथ मजाक किया जाता है तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं। और ये कहता है कि मैं घर नहीं बैठूंगा, ओ खुदा का वास्ता घर बैठ जाना फारिग होकर, नहीं तो ये पाकिस्तानी कौम तुम्हारा दामन नोचेगी। तुमने इसके बच्चों को भूखा किया है। मैं कभी गुस्से में नहीं बोलता, लेकिन मैं चौराहों में गलियों में लोगों के जब दुख देखता हूं तो मेरा भी खून खौलता है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का खून खौल रहा है। तुम 27 को जलसा कर लो, सरकारी वसाइल पर तमाशा कर लो, लेकिन जो पीडीएम का ठाटे मारता हुआ समंदर है तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये कौमी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुन ले, खवातीन सुन ले, यूथ सुन ले, ये मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जंग नहीं लड़ रही, ये पाकिस्तान बचाने की जंग है। क्या है? पाकिस्तान बचाने की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो जल्द इस अजाब जो पीटीआई का 4 साल से नाजिल हुआ है इससे छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा हमजा साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो ये गजाली भट्ट खड़े और जो दीगर हलकों में हैं जो बैनर्स लगाए गए थे वो उतारे गए हैं। अगर लॉन्ग मार्च में रुकावटें डाली गई तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यार आप बैनर्स उतारने की बात कर रहे हैं, हम इमरान न्याजी को उतारने की बात कर रहे हैं। आपके बैनर्स इसमें बड़ा फर्क है। बैनर्स उतार लो, रस्ते रोक लो, खुदा के फजल करम से तुम्हें वजीर आजम की कुर्सी से अलहदा करने के लिए कोई अब नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह। साहब एक कुछ बातें अफवाहें 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है कि शायद कोई बिहाइंड द कर्टन कुछ चीजें तय हो रही हैं, क्या ऐसी कोई चीज है या नहीं? मुख्तलिफ एंकर्स मुख्तलिफ तजज़ियाकार भी अपने सोर्सेज की बिना पर ये बातें कर रहे हैं। बिहाइंड द कर्टन कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी होगा अवामी अदालत में होगा। और अल्लाह ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हम वजीर आजम को कुर्सी से हटाएंगे। वो कह रहे थे कि मैं गुस्से में बोलता नहीं हूं, लेकिन अवाम का हाल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है और अब मजीद इमरान खान के पास वक्त नहीं बचा। राइट, आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट की कुछ बात करेंगे। कफील अहमद इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं और KSE 100 इंडेक्स में कुछ 65 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बरदा, तो चलिए आके देखते हैं, बात करते हैं कफील साहब से। कफील, हफ्ते का आखिरी रोज है, फ्राइडे इज द लास्ट डे और स्टॉक मार्केट में हम देख रहे थे पूरा हफ्ता जो है कुछ टेंशन रही थी तहरीक अदम एतमाद की वजह से। तो आज जो हम करेक्शन देख रहे हैं, कुछ उम्मीद है कुछ अपर साइड पे मार्केट क्लोज हो? देखिए तलहा, अभी तक जो मार्केट का आगाज है उसके बाद से अब तक जो है वो खासा मोहतात रवैया अख्तियार किया सरमाएकारों ने और 9 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज देखा जा रहा है। साहब आपको आवाज। और जो 100 इंडेक्स है वो 43 था 43,601 के लेवल पे इस वक्त जो ट्रेंड कर रहा है। जो मेरी इन्वेस्टर से बात हुई और ब्रोकर्स से उनके मुताबिक आज लास्ट डे है और 2 सेशंस होते हैं, जुमे के बाद भी एक सेशन होता है और आज एक अहम दिन है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास के हवाले से जो सरमायाकार हैं वो खासा मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं और यही वजूहत है कि मार्केट के आगाज से अब तक सिर्फ 69 जो अपने पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जो 100 इंडेक्स है वो 43,600 के लेवल पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जी कफील, ये बात तो कंफर्म तकरीबन हो ही गई है 70-80% कि आज तहरीक अदम एतमाद पर काम नहीं होगा। अपोजिशन कोशिश जरूर करेगी लेकिन स्पीकर मौखर कर देंगे ताज़ियत के बाद मंडे तक इजलास को। दैट मीन्स कि आज पॉजिटिव सेंटिमेंट रहने के चांसेस काफ़ी हैं। जी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर जब ये वीक का आगाज हुआ तो उसमें खासी मंदी भी देखी गई थी, ताहम उसके बाद अगर हम कल का डे देखें तो उसमें मार्केट में जो रैली थी वो खासा पॉजिटिव हुआ और उसके बाद आज भी मार्केट तो पॉजिटिव है, ताहम जो अगर ये कहा जाए कि बड़े पैमाने में कोई अब तक सरमाएकारी देखने में नहीं आई है और अब तक जो है वो तकरीबन 80 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किए गए और 43,600 के लेवल पे जो है वो इंडेक्स है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंटरबैंक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के आवाज से तो इस वक्त मार्केट में 5 पैसे का इजाफा इंटरबैंक में रिकॉर्ड किया गया है और जो 100 इंडेक्स है वो 181.70 के लेवल पे जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। 181.70 के लेवल में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ट्रेड कर रहा है। ये बताइए वॉल्यूम्स की क्या सूरत हाल है कफील? डू वी सी द लोकल इन्वेस्टर्स बीइंग एक्टिव इन द मार्केट या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही काम कर रही हैं? जो अगर हम बात कर लें लोकल इन्वेस्टर जो है वो खासा जो है वो साइडलाइन दिखाई दे रहा है, इसलिए कि जो बड़ी प्लेयर्स हैं वो फिलहाल काम कर रहे हैं। ताहम जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि सब पोजीशन ऐसी नहीं है, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता जो इन्वेस्टर को एक थोड़ा सा डाउट था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो कि हमारी कल परसों भी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उसके बाद मार्केट पर थोड़ा प्रेशर आएगा
और अब वो रैली देखनी होगी कि आया कितने पॉइंट्स मार्केट से निकल जाते हैं और उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। ताहम अभी मोहतात रवैया है, आज लास्ट डे भी है, 2 सेशन जो है वो जो तमाम सेशंस हैं उसके बाद देखना होगा कि जो अब जो 3-4 दिन में अपडेट्स होती है सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो उसके बाद जो मंडे को आगाज होगा कारोबार का तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील में अपडेट कर रहे थे कि मार्केट में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आज शायद नहीं कामयाब हो सके। मंडे तक इजलास मौखर होगा, जिसके बाद ही हम देखते हैं इन्वेस्टर्स की साइड पर जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक इन्वेस्टर्स करेक्शन देख रहे हैं 100 इंडेक्स में, क्योंकि पूरा हफ्ता मंदी रही है। आज कुछ पॉजिटिव रुझान इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। सही जनाब, तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास आज दिन में 11 बजे शुरू हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। सियासत इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुकी है। अब क्या होगा, आसिफ जरदारी से सहाफ़ी का सवाल है, तो आइए हम देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या होगा, बेहतर होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा इसके बाद आगे। और अभी हाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त असेंबली हाउस पहुंच चुके हैं। ये वो हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जो इनसे मिले इनका गर्विदा हो जाता है। यही वो शख्सियत है जिसकी वजह से ऑपोजिशन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और सहाफ़ी ने इनसे सवाल पूछा कि क्या हाल है, क्या होने वाला है, तो उनका जवाब था इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप भी सुनिए। मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। वैसे बेहतरी की उम्मीद है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। दूसरी जानिब कौमी असेंबली इजलास शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। ऑपोजिशन जमा हो चुकी है। आज के पार्लिमानी इजलास में स्ट्रेटजी तय की जाएगी। ये तय किया जाएगा किस तरीके से काम होने हैं, बैकडोर मामला तय होंगे। सहाफ़ी ने भी सवाल किया इनसे, उन्होंने कहा किसने कहा है कि मामला तय हो रहे हैं। इस तरह इस वक्त काफी डिस्कशन हो रही है। ऑपोजिशन पावर शो करने पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गई। अभी हमने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं, साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त असेंबली हाउस पहुंच चुके हैं। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जवाब सुनवाएं भी। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन पावर शो कर रही है असेंबली में, सारे लीडर्स पहुंच चुके हैं। आज ये कहा जा रहा था कि नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो मौखर कर दिया जाएगा मंडे तक, क्योंकि आज ताज़ियत की जाएगी MNA जिनकी वफात हुई थी उनके लिए, हंगू से जो हैं और अगजई साहब। उसके बाद जो है स्पीकर कौमी असेंबली मौखर कर देंगे मंडे तक पूरी सूरत हाल को, इजलास को, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट वोट के ऊपर कोई कार्रवाई आज नहीं होगी। वर्दा यकीनन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आज काम होगा, बात होगी, लेकिन मौखर हो जाएगा, मंडे तक बात जाएगी। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में अभी तक थोड़ा पॉजिटिव रुझान हम ग्रीन में देख रहे हैं, लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आज जारी होती तो शायद ये रेड में प्रेशर हो जाता। सही, लेकिन ये देखना ये है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि दोनों पार्टीज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन भी अब जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आप देख सकते हैं कि जैसे जरदारी साहब ने जैसे कहा कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखना ये है कि ये सियासत अब क्या रंग लेती है। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन लीडर सर जोड़कर बैठेंगे इजलास में और ये तवक्को करेंगे कि यार हम अपनी मिशन में कामयाब हो जाएं, नो कॉन्फिडेंस वोट की कार्रवाई आज ही हो जाए। लेकिन वो स्ट्रेटजी तय करेंगे क्योंकि आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पीकर इजलास मौखर कर देंगे। स्पीकर हम जानते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे अपनी जिस तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन इस वक्त जो है ऑपोजिशन असेंबली में जमा है। आसिफ अली जरदारी साहब पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं। तमाम तरह ऑपोजिशन आज पावर शो करेगी, लेकिन कहा यही जा रहा था कि जो ट्रंप कार्ड है, जो स्पेशल कार्ड है, उनको शो नहीं किया जाएगा। मंडे का इंतजार होगा। और ये भी देखना है कि हमारे वजीर आजम साहब का क्या सरप्राइज और ऑपोजिशन का क्या सरप्राइज है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होंगी, हमेशा कंटिन्यू डिस्कशन में ही रहेंगी हमारी हफ्ता इतवार भी। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। लेकिन हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी है, मिलेंगे मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।